हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम टॉपिक एल्गी पर बात करते हैं। एल्गी आपको हमने भी बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बताए थे। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये आपको समझने हैं। तो उसमें आज हम सबसे पहले एल्गी की बात करते हैं। एल्गी के अगर हैबिटेट की बात करें, उसके आवास की बात करें, तो मोस्टली एल्गी एक्वेटिक होती है और कुछ एल्गी टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, स्थलीय भी होती हैं। एल्गी का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी भी अगर हम पौधे की बात करें तो उसमें आप देखेंगे उसमें रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी हैं, और जबकि एल्गी में आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। इसका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता। और जिन पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता उनके शरीर को हम थैलस कहते हैं और इनको हम थैलोफाइटा में रखते हैं। इनका सब किंगडम थैलोफाइटा होता है। तो एल्गी भी थैलोफाइटा के अंतर्गत आती है। क्लोरोफिल इसमें पाई जाती है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं। इट मीन्स ये ऑटोट्रोपिक होती हैं, प्रोड्यूसर होती हैं। अपने भोजन का निर्माण स्वयं इन्होंने किया। और एल्गी के अगर हम महत्व की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, तो एल्गी के बहुत सारे यूज हैं। मेडिसिनल यूज भी हैं, कॉस्मेटिक्स में भी इसका प्रयोग है, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज होता है, भोजन के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। बहुत सारी एल्गी खाने के काम आती हैं। सीवीड्स के नाम से हम इसे जानते हैं। समुद्री खरपतवार भी हम इसे एल्गी को कहते हैं। और इसके उपयोगों की की अगर हम बात करेंगे तो फिर एक अलग से टॉपिक भी हम ले लेंगे। अभी शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि इन सारे प्रयोग इसके हैं। खाने में भी है, उद्योगों में भी है, और आपका कॉस्मेटिक्स में भी है, और तो अंतरिक्ष यात्रा में भी इसका उपयोग है। एक एल्गी क्लोरेला नामक एल्गी होती है जो वैसे तो खाने के काम आती है, और इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा के समय इसको अपने साथ अंतरिक्ष यान में उगा कर ले जाते हैं। और क्या होता है कि ये एल्गी खाने के तो काम आई। इसके अलावा जब हम ब्रीथिंग करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता हुई, तो इसमें जो क्लोरेला नामक एल्गी है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया में इसे CO2 की आवश्यकता होती है। इसमें CO2 को लेगी और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगी। तो वो ऑक्सीजन हमारे श्वसन में काम आई, और जो हमने एक्सहेल किया CO2 को, वो इसने फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ले लिया। तो इसका मतलब इसने ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संतुलन बनाए रखा। खाने के काम आई और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन बनाने के भी काम आई है। तो ये इसके कुछ यूज हैं। और अगर आज हम बात करते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। एक हम बात करें कि जब फेवरेबल कंडीशन होंगी, अनुकूल दशाएं होंगी, पानी की पर्याप्त मात्रा होगी, भोजन की अधिकता होगी, उस वक्त क्या होगा, इसकी सेल का न्यूक्लियस कई टुकड़ों में टूट जाएगा और प्रत्येक टूटा हुआ भाग वृद्धि करके नए फिलामेंट का या नई सेल का निर्माण कर देगा। एक होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में इसकी सेल 2 भागों में बट जाएगी और दोनों भाग वृद्धि करके
नई सेल का निर्माण कर देगी। मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, मल्टीपल फिजन में कई सारे टुकड़े हो जाएंगे और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नई फिलामेंट का निर्माण करेगा। बाई बडिंग भी हो सकता है कि सेल में एक बड नामक उभर निकल आएगा और वो आगे चलकर बड मैच्योर होगा और उससे अलग होकर नई सेल का निर्माण कर देगा। तो ये इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करें हम इसके एसेक्सुअल प्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन देखिए, एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या है कि इसमें इसकी कुछ सेल मोटाइल होती हैं, कुछ नॉन मोटाइल होती हैं। जो मोटाइल सेल हैं उनमें रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होगा, नॉन मोटाइल में कुछ डिफरेंस होगा, उससे डिफर होगा। तो जो फिलामेंटस एल्गी है वो ब्रांच्ड होती है और अनब्रांच भी होती है। जो अनब्रांच है एल्गी हैं उसमें हम यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और ब्रांच एल्गी में कारा वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। तो चलिए हम अगर यूलोथ्रिक्स की अगर हम बात करें तो यूलोथ्रिक्स में जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा इसकी मोटाइल सेल में होगा वो बाई जूस्पोर के द्वारा होगा, और नॉन मोटाइल सेल्स में बाई एप्लेनोस्पोर, बाई हाइफेनोस्पोर, बाई एकाइनीट, बाई पाल्मिलास्टेज, इन सब के द्वारा एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। तो बाई जूस्पोर की बात करते हैं। बाई जूस्पोर भी दो तरीके से होता है, बाई मैक्रोजूस्पोर और बाई माइक्रोजूस्पोर। मैक्रोजूस्पोर में जो स्पोर्स बनते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और माइक्रोजूस्पोर में बनने वाले स्पोर्स अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। बाईजूस्पोर को हम क्वाड्रीफ्लैजिलेट, बाईजूस्पोर में जो मैक्रोजूस्पोर है हम उसको क्वाड्रीफ्लैजिलेट के नाम से भी जानते हैं। क्वाड्रीफ्लैजिलेट हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 4 फ्लैजिला बनते हैं, जबकि माइक्रोजूस्पोर को हम बाईजूस्पोर के नाम से भी जानते हैं। बाईजूस्पोर या उसे बोलना चाहिए बाईफ्लैजिलेट, सॉरी, माइक्रोजूस्पोर को हम बाईफ्लैजिलेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बाई मतलब 2, उसमें 2 फ्लैजिला बनते हैं, इसलिए हम उसको बाईफ्लैजिलेट भी कह देते हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं मैक्रोजूस्पोर की या क्वाड्रीफ्लैजिलेट की। तो देखिए क्या होगा जब यूलोथ्रिक्स की किसी सेल में एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा, और किसके द्वारा होगा? जूस्पोर के द्वारा होगा। जूस्पोर के द्वारा जब यूलोथ्रिक की सेल में रिप्रोडक्शन होता है तो यूलोथ्रिक्स की सेल का किसी भी सेल का न्यूक्लियस सर्वप्रथम 4 से 8 भागों में बंट जाएगा और प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म के इकट्ठा हो जाने से स्पोर बन जाएंगे। यहाँ कौन से स्पोर बनेंगे? मैक्रोजूस्पोर बनेंगे। ठीक है, मैक्रोजूस्पोर नामक गोल गोल रचनाएं बन जाएंगी, या कहिए कि नाशपाती के से आकार की रचनाएं बन जाएंगी। और आगे चलकर जब ये मैक्रोजूस्पोर ग्रोथ करेंगे, इनमें वृद्धि होगी, मैच्योर होंगे, तो इसकी सेल वॉल पर प्रेशर डालेंगे और इसकी सेल वॉल पर प्रेशर डालकर एक वेसाइकिल नामक उभार बना लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? ये सभी मैक्रोजूस्पोर इस वेसाइकिल नामक उभार में आ जाएंगे। आगे चलकर ये वेसाइकिल पानी में गल जाएगी और सभी मैक्रोजूस्पोर पानी में बाहर निकल आएंगे। अब प्रत्येक मैक्रोजूस्पोर में 4 फ्लैजिला, रेड आई स्पॉट, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और पायरिनोइड नामक रचनाएं बन जाती हैं। फ्लैजिला 4 बने इसलिए हमने इसको क्वाड्रीफ्लैजिलेट कहा, और ये फ्लैजिला ही इसके चलन अंग हैं, इनके द्वारा इसमें मूवमेंट होता है। रेड आई स्पॉट जो है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जैसे जैसे प्रकाश जिधर होता है उधर ये अपनी संवेदना प्रकट करती है। न्यूक्लियस आप जानते ही हैं, और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, जबकि पायरिनोइड इसके प्रोटीन का भाग होता है जिसको हम पायरिनोइड के नाम से जान रहे हैं। अब क्या होगा? ये एल्गी फ्लैजिला के द्वारा पानी में ऐसी तैरती रहेगी और कुछ समय पश्चात पानी में तैरते हुए ये अपने आकृति से उल्टी हो जाएगी,
मतलब पानी में एक संग पलट जाएगी, और पलटने पर क्या होगा, आगे चलकर इसके फ्लैजिला नष्ट हो जाएंगे और इसमें 2 सेल बन जाएंगी। ऊपरी सेल में आगे फिर विभाजन होगा और वो विभाजित होकर इसके नए फिलामेंट का निर्माण करेगी, जबकि निचली सेल का काम सिर्फ इसको किसी पानी के अंदर किसी आधार से चिपकाए रखना है, किसी बेस से केवल चिपकाए रखेगी, और उसको हम होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं। उसमें रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं होता, उसका काम सिर्फ यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट को किसी आधार से लगाए रखना है। देखिए, इसे मैं थोड़ा सा आपको एक रेखा चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमने दिखाया है, ये कोई यूलोथ्रिक्स की सेल है, यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट है। इसमें आप देखिए यूलोथ्रिक्स की किसी भी सेल का न्यूक्लियस, अभी हमने देखिए यहाँ इसमें दिखाया हुआ है, इससे मतलब नहीं है, आप किसी भी सेल में, किसी भी क्या मतलब प्रत्येक सेल में होगा, प्रत्येक सेल में ऐसे ही होगा। अभी समझने के लिए आप कोई सी भी एक सेल को ले लीजिए, उस सेल का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, सर्वप्रथम 4 से 8 भागों में टूट जाएगा। आगे चलकर टूटे न्यूक्लियस के टूटे हुए भाग के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि सेल, आप जानते हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। अब जब न्यूक्लियस कई टुकड़ों में टूट गया है तो उस टूटे हुए भाग के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया। अब साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाने से इसमें मैक्रोजूस्पोर नामक रचनाएं बन गई। आगे चलकर ये मैक्रोजूस्पोर मैच्योर होंगे, मैच्योर होकर इसकी सेल वॉल पर प्रेशर डाला और एक वेसाइकिल नामक उभार बना लिया। अब देखिए, सभी मैक्रोजूस्पोर इस वेसाइकिल में आ गए, देख रहे हैं ना, ये देखिए मैक्रोजूस्पोर इस वेसाइकिल में आ जाएंगे और तत्पश्चात ये वेसाइकिल भी पानी में गल जाएगी। ठीक है, अब जब ये पानी में गल गई तो सभी मैक्रोजूस्पोर क्या होंगे, ये पानी में बाहर निकल आएंगे। आगे चलकर प्रत्येक मैक्रोजूस्पोर में 4 फ्लैजिला, रेड आई स्पॉट, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और पायरिनोइड नामक रचनाएं बन जाएंगी। तत्पश्चात ये पानी में तैरता हुआ उल्टा हो जाएगा और इसके फ्लैजिला नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर ये वृद्धि करके 2 सेल में विभाजित हो जाएगी। ऊपरी सेल फिर से विभाजित होगी और उसके विभाजित होकर इसके फिलामेंट का निर्माण करेगी यूलोथ्रिक्स के, जबकि निचली सेल जिसे हमने होल्ड फास्ट नाम दिया, वो इसका काम सिर्फ यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट को पानी के अंदर किसी बेस से लगाए रखना है, किसी आधार से चिपकाए रखना है। इसके अंदर ना तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी ना प्रोडक्शन की क्रिया होगी, ये सिर्फ और सिर्फ यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट को किसी आधार से लगाए रखेगी। तो देखिए, ये आपने समझा बाइजूस्पोर का मैक्रोजूस्पोर। यूलोथ्रिक्स में जो मैक्रोजूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन हुआ वो आपने जाना। अब अगर हम बात करें इसकी माइक्रोजूस्पोर की, जैसा देखिए मैंने आपको बताया था, मैक्रोजूस्पोर अपेक्षाकृत बड़े होंगे जबकि माइक्रोजूस्पोर अपेक्षाकृत छोटे होंगे। तो उसमें हमने देखिए बस इसी पे आप समझ लीजिए, ज़्यादा कोई फर्क इसमें नहीं रहेगा। वहां हमने आपको बताया था कि यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट में की किसी भी सेल का न्यूक्लियस 4 से 8 भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर कर दीजिए, यहाँ कह दीजिए न्यूक्लियस 4 से 16 भागों में बढ़ जाता है। अब आप देखिए, जब किसी एक चीज को पहले आप 4 से 8 भागों में बांट रहे हैं, आप 4 से 16 में बांटेंगे तो नेचुरल है कि उसका साइज कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, 4 से 16 भागों में बट गया, वही उसी के तरह जैसे ही होगा, प्रत्येक टूटे हुए भाग के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाने के बाद में वहां कहलाए थे मैक्रोजूस्पोर नामक रचनाएं, यहाँ कहलाएंगी माइक्रोजूस्पोर। माइक्रोजूस्पोर नामक गोल गोल रचनाएं बन जाएंगी और ये भी उसी के जैसे मैच्योर होंगी। मैच्योर होकर इसकी सेल वॉल पर प्रेशर डालेंगी, प्रेशर डालकर वेसाइकिल नामक उभार बनाएंगी। ये वेसाइकिल नामक उभार पानी में गल जाएगी और सभी माइक्रोजूस्पोर पानी में बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये कितने होंगे, 4 से 16 भाग होंगे। वहां हमने क्या कहा था कि प्रत्येक मैक्रोजूस्पोर में 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं। यहां हमें इतना अंतर कर देना है कि यहाँ 4 नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर कितने फ्लैजिला पाए जाएंगे। आपको पहले बताया था कि इसे हम
बाईफ्लैजिलेट कहते हैं, मतलब इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसका नाम दिया था बाईफ्लैजिलेट। तो इसमें 2 फ्लैजिला होंगे, बाकी सब रचना इसमें भी वैसी होगी। 2 फ्लैजिला, रेड आई स्पॉट, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और पायरेनोइड। ठीक है, ये भी मैक्रोजूस्पोर की तरह ऐसी पानी में तैरेगा कुछ समय तक, और कुछ समय पानी में तैरने के पश्चात ये भी अपनी आकृति से उल्टा हो जाएगा और इसके भी फ्लैजिला नष्ट हो जाएंगे, और इसमें भी सेल 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। ऊपरी सेल आगे विभाजित होकर इसके नए फिलामेंट का निर्माण करेगी, जबकि निचली सेल जो होल्ड फास्ट कहलाई वो इसके फिलामेंट को किसी आधार से चिपकाए रखेगी। ठीक है, ये हो गया बाईजूस्पोर। बाईजूस्पोर में आपने दोनों प्रकार जान लिए, बाई मैक्रोजूस्पोर और बाई माइक्रोजूस्पोर। एक जैसी प्रक्रिया है, अंतर कितना है? मैक्रोजूस्पोर में फ्लैजिला का उसका जो जूस्पोर बने थे उनका साइज अपेक्षाकृत बड़ा होगा और माइक्रोजूस्पोर में अपेक्षाकृत छोटा होगा। मैक्रोजूस्पोर में 4 फ्लैजिला बनेंगे, जबकि माइक्रोजूस्पोर में 2 फ्लैजिला बनेंगे। बस इतना आपको समझना है, 4 फ्लैजिला और 2 फ्लैजिला, बाकी एक जैसी प्रक्रिया दोनों में हो रही है। तो इस तरीके से आपने जान लिया जूस्पोर को। थोड़ा सा अब हम आपको बताएंगे जो इसके नॉन मोटाइल सेल में रिप्रोडक्शन होता है, जो हमने जिक्र आपसे किया था, बाई एप्लेनोस्पोर, बाई हाइफेनोस्पोर, बाई एकाइनीट, बाई पाल्मेला स्टेज। तो थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको उसे क्लियर कर देता हूं। देखिए, बाई एप्लेनोस्पोर, बाई एप्लेनोस्पोर। देखिए, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप देखिए, सर्दी का मौसम है, हमने भी स्वेटर पहना हुआ है, आप लोग भी कुछ स्वेटर जैकेट कुछ ना कुछ ऐसे डाले हुए होंगे। क्यों? ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि जो इस वक्त की जो क्लाइमेट है, इस वक्त का जो एटमॉस्फेयर है, वो हमारे टेम्परेचर से, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन है। तो उस टेम्परेचर से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी बॉडी की जो, हमारे बॉडी में जो हीट है वो बाहर ना जाए और जिससे हमको सर्दी ना लगे, उससे बचाव के लिए हमने ये स्वेटर पहना हुआ है। आप लोगों ने जैकेट पहनी हुई है, स्वेटर पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं। तो अब इनको तो आप लोग लाके देंगे नहीं, इस सैलगी को, हमारी बेचारी को, इसे तो आप स्वेटर जैकेट पहनाएंगे नहीं। तो सभी जीवों में, सभी जीवों में मनुष्य तो एक अलग विचित्र प्राणी हो गया, ये तो सब कुछ हासिल कर लेता है। बाकी में तो प्रकृति ने उन्हें कुछ प्रक्रियाएं ऐसी दी हुई हैं कि जिसके द्वारा उन्हें सर्दी, गर्मी, ठंड, पाला, बरसात, उससे वो बचाव कर ही लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एप्लेनोस्पोर जो इसकी व्यवस्था है, क्या होगा देखिए। इसमें क्या होगा, इसका न्यूक्लियस सिकुड़कर साइटोप्लाज्म के चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा और एक सिस्ट नामक आवरण बना लेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में सिकुड़कर, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म सिकुड़कर एक सिस्ट नामक आवरण बना लेगा, और ये सिस्ट क्या करेगी, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थिति से इसकी सेल की रक्षा करेगी, और अनुकूल वातावरण आने पर ये सिस्ट फट जाएगी और ये पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा। ये एप्लेनोस्पोर हो गया। इसी तरीके से हाइपेनोस्पोर होगा, उसमें ये दीवार और मोटी हो जाएगी। ऐसे ही एकाइनीट की अगर हम बात करें तो एकाइनीट में भी ऐसा ही होता है लगभग।
आपको अपना घर मजबूत बनाना है, आपको अपने घर को चोरों से सुरक्षित करना है, आपको लग रहा है कि आपके घर में कोमल ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे, अपने घर की दीवार को मोटा बनवा देंगे, कई इंची की दीवार बनवा देंगे, और जिससे कि उसमें आसानी से उसे कोई भेद ना पाए, उसे कोई तोड़ ना पाए। तो ये बेचारी भी ऐसी कर लेती है। ये क्या करेगी कि बाहरी जो वातावरण है, जो बाहरी आक्रमण है, वो इसको हार ना कर पाए, इसको नुकसान ना पहुंचाए, तो इसकी सेल वॉल मोटी हो जाती है। और ये मोटी सेल वॉल प्रतिकूल वातावरण से इसकी रक्षा करती है, और अनुकूल वातावरण आने पर ये फिर से अपने आप को पहले की तरह जीवन व्यतीत करने लगती है। तो ये एक आइनीट के द्वारा हो गया। अब हम बात करें पाल्मिला स्टेज की। देखिए क्या होगा, पाल्मिला स्टेज में क्या होगा कि जब पानी की कमी होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, पानी की कमी में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस भी कई टुकड़ों में टूट जाएगा, चारों तरफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जिससे कि स्पोर्स बन जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें बीच बीच में एक म्यूसिलेज नामक चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा। ठीक, और ये म्यूसिलेज जब पानी की कमी होगी, मतलब म्यूसिलेज क्या है, चिपचिपा पदार्थ है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब पानी की कमी होगी, विपरीत परिस्थितियां होंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, उस कंडीशंस में, उन दशाओं में ये म्यूसिलेज इन स्पोर्स को पानी की पूर्ति कराएगा, पानी की सप्लाई देगा। ठीक है, इस म्यूसिलेज ने इसके जीवन रक्षक का काम किया, और अनुकूल वातावरण आने पर ये स्पोर्स वृद्धि करके इसके नए फिलामेंट का निर्माण करते हैं। ये पाल्मिला स्टेज हो गया। ठीक है, तो अभी आपने देखा, आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जान लिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने देखा था कि न्यूक्लियस कई टुकड़ों में टूट गया। मल्टीपल फिजन आपने जाना, बाई फिजन आपने जाना, बाई बडिंग के द्वारा आपने जाना। इसी तरीके से अब आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी बाई जूस्पोर, उसमें मैक्रोजूस्पोर और माइक्रोजूस्पोर, फिर नॉन मोटाइल में बाई एप्लानोस्पोर, बाई हेप्नोस्पोर, बाई काइनीट, बाई पाल्मिला स्टेज। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स की सेल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो 3 तरीके से होगा, बाई आइसोगेमी, बाई एंसियोगेमी और बाई ऊगेमी। आइसोगेमी क्या है, आइसो बोले तो सिमिलर, समान, एक जैसी सेल होंगी, एक जैसे गैमीट होंगे, सेल नहीं सॉरी, गैमी आ रहा है, गैमीट, गैमीट का मतलब आप समझ ही गए होंगे। गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स यूनिट है, और आइसोगेमी का मतलब हो गया सिमिलर गैमीट्स। सिमिलर गैमीट्स में रिप्रोडक्शन होगा, और वो नए फिलामेंट का, जाइगोट का निर्माण करेंगे, और वो जाइगोट आगे मैच्योर होकर उसके नए फिलामेंट का निर्माण करेगा। एंसियोगेमी में डिसिमिलर होंगे, उसमें फीमेल गैमीट अपेक्षाकृत लार्जर साइज की होगी, और मेल गैमीट स्मॉल साइज का होगा। और ऊगेमी भी में भी डिसिमिलर होगा, फीमेल गैमीट लार्जर होगी और मेल गैमीट छोटा होगा। जबकि ऊगेमी में और क्या होगा कि वो नॉन मोटाइल होगा, स्टैटिक होगा, मतलब वो फीमेल गैमीट एक जगह पर स्थित होगा, फिक्स होगा,
और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो सेक्स ऑर्गेन्स में के अंदर होगा। ठीक है, ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। कि आइसोगैमीट्स का मैं एक बार आपको दिखा सकता हूँ। देखिए बिल्कुल उसी की जैसे ही है ये भी। अभी आपको क्लियर करता हूँ सारा। देखिए इसके मैंने रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, आइसोगेमी, एंसियोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी में जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि 4 से 8 भागों में टूट जाता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यूलोथ्रिक्स की सेल का न्यूक्लियस 16 से 64 भागों में टूट जाएगा। प्रत्येक टूटे हुए भाग के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि आइसोगैमीट्स नामक रचनाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? आइसोगैमीट्स। देखिए ध्यान देने की बात है यहाँ। वहां हमने क्या कहा था, वहां पीछे जब हमने जूस्पोर की बात करी थी, तो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, जो स्पोर्स बने थे कौन से बने थे, मैक्रोजूस्पोर और माइक्रोजूस्पोर। यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, न्यूक्लियस कई टुकड़ों में टूट रहा है और प्रत्येक टूटे हुए टुकड़े के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाने से यहाँ क्या बन रहे हैं, आइसोगैमीट्स, यानी कि गैमीट्स की रचना एक जैसी होगी और वो आइसोगैमीट्स कहलाएंगे। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल थी, वो उससे सुनने लगा। चलिए आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इसका न्यूक्लियस कई टुकड़ों में टूट गया, प्रत्येक टूटे हुए टुकड़े के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, जिससे कि आइसोगैमीट नामक रचनाएं बन जाएंगी। आइसो मतलब समान और गैमीट एक जैसे गैमीट्स की रचना का निर्माण हुआ। आगे चलकर ये आइसोगैमीट्स मैच्योर होंगे और इसकी सेल वॉल पर प्रेशर डालेंगे, वेसाइकिल नामक उभार बना लेंगे। फिर सभी आइसोगैमीट्स इस वेसाइकिल नामक उभार में आ जाएंगे। तत्पश्चात वेसाइकिल भी पानी में गल जाएगी और सभी आइसोगैमीट्स पानी में बाहर निकल आएंगे। पानी में बाहर निकलने के बाद में यहाँ क्या होगा कि दो दो आइसोगैमीट्स आपस में फ्यूजन करेंगे, उनमें फ्यूजन होगा, ठीक है, वो आपस में मिलेंगे और प्रत्येक आइसोगैमीट में 2 फ्लैजिला, क्लेडाइस्पोर, पायरिनोइड, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये रचनाएं पाई जाएंगी। अब देखिए जब इनमें फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के बाद में, जब फ्यूजन हुआ तो कैसी सेल थी, गैमीट कैसे थे,
वो हैप्लॉइड गैमीट तो हैप्लॉइड ही होगा, मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, हैप्लॉइड हो गए। तो क्रोमोसोम की संख्या इसमें XX हुई, जिनमें फ्यूजन हो रहा है उनमें। अब जब देखिए आगे चलकर क्या होगा, इनमें फ्यूजन हो गया, ये फ्यूज्ड हो गए। जब ये फ्यूज्ड हो गए, इनमें संयुग्मन हो गया, तो क्या हुआ, जाइगोट का निर्माण हो गया। और जाइगोट जब बन गया तो उसमें क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे, 2x हो जाएगी क्रोमोसोम्स की संख्या। अब क्या होगा, ये कहलाया जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर कैसे बन गया कि वही, इसमें भी वही होगा, ये उल्टा हो जाएगा, फ्लैजिला नष्ट हो जाएंगे। यहां आपने देखा था ना कि जब इनमें फ्यूजन हुआ था, प्रत्येक में 2-2 फ्लैजिला पाए गए थे। जब फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट का निर्माण हो गया, फ्लैजिला बन गए 4, दोनों के फ्लैजिला मिल गए आपस में, तो 4 फ्लैजिला का निर्माण हो गया। फिर जो कि डिप्लॉयड होगा, जाइगोट डिप्लॉयड ही होता है हमेशा। इस डिप्लॉयड सेल के अंदर एक स्पोर बन जाएगी, एक आवरण बन जाएगा, और ये आवरण ये कहलाएगा जाइगोस्पोर, क्योंकि जाइगोट में हुआ इसलिए जाइगोस्पोर। अब आगे चलकर इस जाइगोस्पोर में मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि इस मियोसिस डिवीजन सेक्स सेल में होगा। सेक्स सेल है ही, आपने देखा कि जाइगोट में हो रहा है, तो सेक्स सेल में होगा मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन के अंदर प्रत्येक मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन होगा तो एक मदर सेल 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करेगी, 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करेगी, और बनने वाली चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल के क्रोमोसोम की संख्या की आधी रह जाएगी। तो अब देखिए, इससे जाइगोस्पोर में मियोसिस डिवीजन हुआ, तो मियोसिस डिवीजन से क्या हुआ कि एक सेल ने 4 सेल का निर्माण कर दिया, और चारों सेल कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या XX होगी, और अब ये चारों सेल फिर से वृद्धि करके यूरोथ्रिक्स की नई सेल का निर्माण करेंगी। तो इस तरीके से ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो अब आपने देखिए इसका एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स आपने जान लिए, इसका रिप्रोडक्शन आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने जान लिया। तो अब आपको एक चीज और, एक थोड़ी सी एक बात और बताऊं मैं आपको, कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बाई आइसोगेमी, बाई एंसियोगेमी और बाई oospore। तो बाई आइसोगेमी की अगर हम बात करें तो सिमिलर आइसोगेमिट्स होंगे, और इसमें क्या होगा, सिमिलर आइसोगेमिट्स होने के बाद में भी इसका जो इसमें रिप्रोडक्शन होगा, ये मोटाइल होंगे और नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल में का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, और नॉन मोटाइल में आप कह सकते हो स्पाइरोगाइरा। और हम बात करें एंसियोगेमी की, तो एंसियोगेमी में सिमिलरिटी नहीं रहेगी। जो मेल गैमीट होगा वो अपेक्षाकृत छोटा होगा, फीमेल गैमीट अपेक्षाकृत बड़ी होगी। और हम इसके भी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका भी एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है। और जब हम ऊगेमी की बात करते हैं तो ऊगेमी में भी हमने आपको बताया था कि फीमेल गैमीट अपेक्षाकृत लार्जर होगी, साइज में, आकार में बड़ी होगी, और स्टैटिक होगी, एक जगह पर फिक्स होगी, स्थित होगी, और इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर होगा। और इसके भी हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसके एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा और आपका वॉल्वैक्स और फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास। तो आपने देखा कि चाहे वो आइसोगेमी हो, चाहे वो एंसियोगेमी हो, चाहे वो ऊगेमी हो, क्लेमाइडोमोनास तीनों के अंतर्गत आती है। यानी क्लेमाइडोमोनास इसके तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपका कोई स्पेशल कोई टॉपिक हो
आपकी कोई डिमांड हो तो उसे डालिए, नहीं बाकी मैं तो स्टेप बाय स्टेप जो मैं ठीक समझ रहा हूँ मैं उस वीडियो को डाल रहा हूँ। और बाकी जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार करते हैं। ठीक है, ओके।